बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर 14 हमारे पास बहुत अहम है। इसमें हम लोगों ने एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन टॉर्क उसको स्टडी करना है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे और आपको मैंने एक नया सलूशन बताया था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड करने का। उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए आज हम अपना टॉर्क स्टार्ट करते हैं। बेटा, डेली लाइफ में आप लोगों ने अक्सर गाड़ी को ड्राइव किया होगा। अगर आपने गाड़ी ड्राइव नहीं की तो देखी ज़रूर होगी। उसके अंदर जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है उसको आप फोर्स लगाकर अपने हाथों से रोटेट करवाते हैं, राइट और लेफ़्ट। तो ये जो आप गाड़ी के स्टीयरिंग को रोटेट करवा रहे होते हैं फोर्स लगा के, वो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स होता है। तो ये टॉर्क है। या आप लोगों ने अक्सर किसी स्क्रू को टाइट किया होगा, लूज़ किया होगा, या गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो हम उसको ओपन करने के लिए रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास टॉर्क को शो करती हैं। या आप अभी अपने रूम का दरवाज़ा देखें, उसका जो हैंडल होगा उसको जब हम पकड़ के दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको रोटेट करते हैं, दरवाज़ा ओपन होता है। इट मीन्स कि आप फोर्स लगा के उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। तो ये सम एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जो कि टॉर्क से बिलोंग करती हैं। टॉर्क हमारे पास मुख्तलिफ अंदाज हैं इसको बयान करने के। कुछ लोग कहते हैं कि टॉर्क इज़ अ फोर्स और टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। टॉर्क एक फोर्स का नाम है जो किसी बॉडी को रोटेट करवा देती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि बॉडी का रोटेट होना फोर्स की वजह से मीन्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नोन एज टॉर्क। तो आप इसको कुछ इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखें तो वो भी टॉर्क होती है। वैसे टॉर्क का एक और फिज़िकल डेफिनेशन भी है, वो ये कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट। यानी कि अगर हम फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई आम डिस्टेंस नहीं होता। ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है फोर्स के साथ विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन के साथ वो 90 डिग्री बनाए और वो पिवट तक होना चाहिए। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने रॉड के साथ अटैच कर कर एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसको प्लेस किया। यहाँ पर ये जगह जहाँ पर ये रोड कनेक्टेड है इसको पिवट कहते हैं। ये हमारे पास पिवट है। पिवट एक ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। बॉडी के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूँ, जैसे कि मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, और बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का नाम दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूं इट इज द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स इज एक्टिंग। अब जब बेटा मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और रोटेट करने के बाद इसकी जो नई पोजीशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई गई और फोर्स लगाने से उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ गई, रोटेशन आ गई। अब यहाँ पर मेरा बेटा ये जो हमारे पास सिलेंडर नुमा चीज़ है, ये इसके अंदर से मैंने एक लाइन को पास करवाया और ये लाइन ज़रा गौर से देखिए पिवट में से गुजर रही है। वो लाइन जो पिवट में से गुजरे उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स।
सो पिवट इज द पॉइंट एंड एक्सिस इज द लाइन। इन दोनों के गिर्द बॉडी रोटेट करती है। तो जरा डेफिनेशन पे फिर से गौर कीजिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट, यानी कि दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने जैसे आपको बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा अहम है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम हम लोग मोमेंट आर्म रखते हैं। तो याद रखिएगा, मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कोई आम फासला नहीं है, ये परपेंडिकुलर फासला है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ। कहां तक? पिवट तक। तो मेरा बेटा, हमारे पास इस तरह से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन अपीयर होती है। हम मैथमेटिकली टॉर्क को कहते हैं इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि मोमेंट आर्म क्या होता है। बिल्कुल, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट। सो इसी की मुनासबत से हम कह सकते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स। टॉर्क एक ग्रीक लेटर टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल है टॉ। मोमेंट आर्म यहां पर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चूंकि बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, लिहाजा इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये बन जाएगा टॉ इक्वल्स टू एल क्रॉस एफ, यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स। अब जब मैं इसका क्रॉस ओपन करूंगा तो मेरे पास चूंकि ये वेक्टर है, ये बन जाएगा एल एफ साइन थीटा, साथ में एन यूनिट वेक्टर। क्योंकि क्रॉस है तो नॉर्मल डायरेक्शन लाजमी है। लिहाजा यहां पे ये जो एल एफ साइन थीटा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। भूलना नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज एल एफ साइन थीटा। थीटा यहां पर एंगल है बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड फोर्स एंड इज द नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेन कंटेनिंग मोमेंट आर्म एंड फोर्स। वही कॉन्सेप्ट जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था। अब बेटा इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंट आर्म चूंकि एक डिस्टेंस है, उसका यूनिट है मीटर। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है बेटा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जाते जाते क्लियर कर दूँ। न्यूटन मीटर इज आल्सो यूनिट यूज्ड फॉर वर्क, लेकिन हम वहाँ पर न्यूटन मीटर को जाउल लिखते हैं। यहाँ पर न्यूटन मीटर को जाउल नहीं लिखना, because joule is a unit of energy and energy is a scalar, whereas torque is a vector. So इसको न्यूटन मीटर ही रखना है, जाउल नहीं लिखना। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। अभी जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज थे। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग कैटेगरी में आता है तो प्रीवियस पोर्शन और जो आप करने लगे हैं ये सारा लिखना है। तो पहले मैं आपको बता दूं रिजिड बॉडी क्या होता है। बेटा रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी भी शेप की होती है। इसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती, रेगुलर भी हो सकती है, इर्रेगुलर भी हो सकती है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा इट इज़ ऑफ एनी शेप, और मैंने वो शेप कुछ यूं कंसिडर की है। रेगुलर शेप्स तो आपने देखी हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, सफ़ेयर है। तो मैंने यहाँ पर एक इरेगुलर शेप ले ली ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किसी भी शेप की होती है। सेकंड बेटा, ये मैंने यहाँ पर इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि पिवट उसका कंसिडर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट रिजिड बॉडी का ये है कि ये लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मैसेज से मिलकर बनती है जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं। बेटा हमारी बॉडी चूँकि छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, इस तरह हर बॉडी छोटे छोटे
पॉइंट मैसेज से मिलके बनी है। तो यहाँ पर मैंने वो कुछ पॉइंट मैसेज शो किए हैं और वो कुछ यूँ हैं, M1, M2, M3, M4 अप टू कितने इसके पॉइंट मैसेज हैं हमें नहीं मालूम। तो जब बेटा हमें नहीं मालूम होता तो हम n के साथ शो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर M1, M2, M3, Mn शो किए हैं, तो डिफरेंट साइजेस के हैं। हर एक पॉइंट मैस का डिस्टेंस पिवट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट होता है। आप देख रहे हैं M1 का फासला और है, M2 का और 3 का और Mn का और है, और वो मैंने R1, R2, R3, Rn रिप्रेजेंट किए हैं। और याद रखिएगा कि लास्ट पॉइंट के अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट मैसेज रिमेन्स सेम। यानी कि अगर मैं इस बॉडी को फोर्स लगा के डिस्प्लेस भी कर दूं तो पॉइंट मैसेज के दरमियान में डिस्टेंस सेम रहेगा। ये सारी खसूसियात जिस बॉडी में पाई जाएं वो बेटा रिजिड बॉडी होती है। होपफुली आपको रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको हम बाद में दोबारा से चैप्टर नंबर 5 के अंदर फिर से देखेंगे। आइए तो अब टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेटा मैंने एक बॉडी को कंसिडर किया और उसका पिवट मैंने ओ लिया, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैंने फोर्स F अप्लाई की पॉइंट P के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर R है। ऐसे आप देख रहे हैं मैंने एक फोर्स F को पॉइंट P पर अप्लाई किया है। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने पिवट से R लिया, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, और एंगल जो फोर्स बना रही है वो है थीटा। अब मेरा बेटा हमारे पास जो टॉर्क है वो तो मोमेंट आर्म इनटू फोर्स होता है, और मोमेंट आर्म आपको मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट। अगर आप देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास ये है, ये, और इसके साथ जो पिवट तक का फासला है वो कहीं पर भी परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि हमारे पास मोमेंट आर्म तो मौजूद ही नहीं है। लिहाजा हमें पहले यहाँ पर मोमेंट आर्म को फाइंड करना पड़ेगा। लिहाजा दिस डिस्टेंस इज नॉट परपेंडिकुलर, तो हमें फिर मोमेंट आर्म निकालने के लिए फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा। आपको याद है मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक बात समझाई थी। मैंने कहा था कि जब भी हम वेक्टर्स के साथ डील करेंगे और वो एंगल अदर देन 0, 90, 180, 270, 360 बनाए, इनके अलावा बनाए, तो हम उसको हमेशा कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर भी फोर्स एंगल थीटा बना रही है, पता नहीं वो क्या एंगल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ना 90 है, ना 180, ना 270, ना 360। तो इसलिए हम इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। लीजिए हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास एक कंपोनेंट Fx जो कि सीधा पिवट में से गुजर रहा है, और दूसरा Fy जो कि इस डॉटेड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। बेटा अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो पॉइंट बॉडी का सेंटर हो, तो बॉडी कभी भी रोटेट नहीं करेगी। हाँ, वो किसी डायरेक्शन में मूव ज़रूर कर सकती है लेकिन रोटेट नहीं कर सकती। मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास ये दरवाजे का एक हैंडल है, इसके ऊपर ये वो जगह जहाँ पर आप इस तरह से अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, और ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट करता है। ये बात तो आपको समझ आती है कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो मेरे पास इसके अंदर रोटेशन पैदा हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर मैं यही फोर्स यहाँ पे लगाना शुरू कर दूं तो क्या ये बताइए अब ये रोटेट करेगा? नहीं,
अब ये रोटेट नहीं करेगा बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पिवट, और वी कैन से द फोर्स इज पासिंग थ्रू द पिवट। यहां से आपको अंदाजा हो गया कि वो फोर्स का कंपोनेंट जो पिवट में से गुजर रहा है उसने टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करनी, यानी कि हम कह सकते हैं टॉर्क ड्यू टू एफ एक्स इज जीरो। डायग्राम में गौर से देख लीजिए, एफ एक्स पासिंग थ्रू द पिवट, फोर्स, लिहाजा इट डज नॉट प्रोड्यूसेस टॉर्क। लेकिन अगर मैं एफ वाई को देखता हूं तो एफ वाई वो फोर्स है जो कि इस बॉडी पे लग रही है और वो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है। लिहाजा टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ वाई, यानी कि फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होनी, फोर्स के वाई कंपोनेंट की वजह से जो टॉर्क होगी वही इस रिजिड बॉडी की टॉर्क कहलाएगी। देखिए बेटा, जब हम एक मेरे पास एक मार्कर है, उसके कैप को अगर मैं उसकी बॉडी से अलग कर दूं तो वो फिर हमारे पास उसके दो हिस्से बन जाते हैं। अब जब मैं उसको दो हिस्सों को देखता हूं तो अब वो पहले वाला मार्कर नहीं रहा, इट मीन्स कि उसके कंपोनेंट्स बन गए, और जब कंपोनेंट्स बनते हैं तो वो खुद ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब यहाँ पर हमने फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए तो एफ तो ख़त्म हो गई, एफ के दो हिस्से बन गए, एफ एक्स और एफ वाई। अब इन दोनों में से या तो दोनों ने टॉर्क प्रोड्यूस करनी है या किसी एक ने। अब चूंकि एफ एक्स पिवट में से गुजर रहा है, पिवट में आपने देखा कि फोर्स गुजरे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, तो फिर एक ही फोर्स बची एफ वाई जो कि उस बॉडी को रोटेट करवा रही है। तो आइए देखते हैं कि एफ वाई कैसे। बेटा, इसको समझाने के लिए मैंने एक इक्वल वेक्टर का सहारा लिया और मैंने ये जो एफ वाई कॉम्पोनेंट है इसका इक्वल वेक्टर यहां पर बनाया। आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है मैंने वहां पर उसका वाई कंपोनेंट बनाया। अब ये जो वाई कंपोनेंट है ये पिवट के साथ देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, फोर्स एफ नहीं एफ वाई। एफ वाई पिवट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? मोमेंट आर्म, जिसको एल से शो करते हैं, जो कि इक्वल टू होगा इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। यानी कि हमारे पास यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म आर पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। लिहाजा मैं मोमेंट आर्म की जगह एल लिख सकता हूं। अब चूंकि हमारे पास एफ वाई एफ साइन थीटा होता है तो मैंने इसको एल एफ साइन थीटा कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 बता दी। अल्टरनेटिवली बेटा, हम सिर्फ फोर्स को ही रिजोल्व नहीं कर सकते, हम पोजीशन वेक्टर को भी रिजोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेक्टर अगर एंगल डिफरेंट बना रहा हो तो हम उसका एक ही तरीका है, रिजोल्व कर दें। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तो कहेंगे सर एफ वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर भी तो वेक्टर है, क्या उसको रिजोल्व कर सकते हैं? तो आइए अब उसको रिजोल्व करके देखते हैं। सेम वही डायग्राम मैंने बेटा कंसिडर की है, बस यहाँ पे किया ये कि मैंने एफ की बजाय मैंने आर के कंपोनेंट्स बना दिए। और आपको मालूम है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लिहाजा ये मेरे पास आर वाई बनेगा और दूसरे वाला आर एक्स बनेगा। अब ये आर वाई चूंकि बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिकॉज ये 90 डिग्री बना रहा है, लिहाजा यहां पर मोमेंट आर्म जो है वो आर वाई के बराबर होगा। हेयर मोमेंट आर्म इज इक्वल्स टू द वाई कंपोनेंट ऑफ आर विच इज परपेंडिकुलर द फोर्स। लिहाजा टॉर्क जो कि मोमेंट आर्म इंटू फोर्स है, जो कि आर वाई इंटू एफ होगा। आर वाई हमारे पास चूंकि आर साइन थीटा है, अब हम पीछे कह चुके हैं कि मोमेंट आर्म एल मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बराबर है, लिहाजा ये भी एल एफ साइन थीटा बनेगा, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब मेरा बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख रहे हैं, सेम है, चाहे आप किसी एक को रिजोल्व करें या दूसरे को रिजोल्व करें, रिजल्ट सेम आएगा। ये दोनों इक्वेशंस हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताती हैं। अब चूंकि हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी हम नॉर्मल डायरेक्शन लाजमी फाइंड करेंगे, और वो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल डायरेक्शन एक ही रूल बताता है, वो है राइट हैंड रूल। तो आइए राइट हैंड रूल की मदद से अब टॉर्क की डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूं, इस रूल के मुताबिक हम एक्सिस को राइट हैंड में होल्ड करते हैं इस तरह से कि अंगूठा एक्सिस की तरफ हो, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, रोटेटिंग फिंगर्स, वो आपने क्रॉस की डायरेक्शन में रोटेट करवानी है। थंब आपको बता देगा कि डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड के डाउनवर्ड। आइए इसको देखते हैं। देखो बेटा, ये मेरे पास वो बॉडी जो रोटेट कर रही है। अब आपको पता है कि ये फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी। मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक्सिस को राइट हैंड में होल्ड कर दिया और अंगूठे को एक्सिस की डायरेक्शन में रखा। फिर मैंने ये नोट किया कि रोटेशन किस तरफ है। मैंने देखा कि रोटेशन मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया। तो मुझे पता लग गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन है, और ये नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड या आउट ऑफ द प्लेन है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसके ऊपर अगर ये मेरा एक्सिस है तो मैं इसको राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करूँगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँगा, तो थंब मेरा अपवर्ड होगा। और अगर यही मेरे पास इस तरह से होगा, प्लेन वर्टिकल है, तो ये आउटवर्ड होगा। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लेन, लिहाजा ये अपवर्ड और आउट ऑफ द प्लेन होगा। अगर बेटा हमारे पास ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड और इनटू द प्लेन। तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा कि आपने किस तरह से इसकी डायरेक्शन को कंसिडर किया है। इस सारी डिटेल से आपको ये पता लग गया कि टॉर्क हमारे पास एल एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है। इसमें एल एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, एन यूनिट वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन है, लिहाजा ये हमारे पास टॉ इक्वल्स टू एल क्रॉस एफ आएगा, जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क है। इस सारी डिटेल को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और समझना है। आखिर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समरी के तौर पे डिस्कस करते हैं। बेटा याद रखिएगा, टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आपने डिटेल देखी। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। एक और एमसीक्यू है बेटा कि अगर आर और एफ सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि पैरेलल हो, तो एंगल आप मुझे बता सकते हैं इनके दरमियान में क्या बनेगा? थीटा एंगल जो है वो 0 डिग्री बनेगा। तो फिर साइन 0 0 होगा, तो टॉर्क मेरे पास 0 हो जाएगी। इसका मतलब है टॉर्क विल बी मिनिमम। अगर आर और एफ ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो जाए, मींस के एंटी पैरेलल हो जाए। एंटी पैरेलल से मुराद के थीटा हमारे पास कितना बनेगा? 180 डिग्री, तो तब भी टॉर्क मेरे पास मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज साइन 180 भी 0 होता है। अगर आर और एफ परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ जाए, तो फिर साइन 91 है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है। तो ये अगर हमारे पास कोई भी नंबर मैक्सिमम से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट विल बी मैक्सिमम, तो लिहाजा हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम आएगी। ये बेटा सारे के सारे एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट ये कि टॉर्क हमें क्या बताती है। बेटा जिस तरह से एक बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, एक गाड़ी है उस पर फोर्स लगाऊं, वो मूव करना शुरू कर जाती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन की होती है, इसको लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो रोटेट करेगी तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। जिस तरह से फोर्स आपको लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, वैसे ही टॉर्क आप लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और एक्सेलरेशन आपको मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी होता है। आप लोग 9th 10th में पढ़ के आए हैं, तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ जाए तो एक्सेलरेशन अपीयर हो जाता है। तो रोटेशनल ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट होती है, तो डायरेक्शन के हिसाब से वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा,
इट इज़ द एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, यानी कि ये फोर्स का एनालोगस होती है रोटेशनल मोशन के दरमियान। एनालोगस मीन्स यकसा, एक जैसी। बेटा लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर हो और वो मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा अगर वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म है, उसमें चेंजिंग नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन सिफर होगा। बॉडी अगर रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन तब भी सिफर होगा। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है बॉडी का मूव करना विद वेरिएबल वेलोसिटी। अगर आपके पास बॉडी रेस्ट पर है या वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और जैसे कि आपने अभी ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डिटरमिन करती है, तो जब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो फिर टॉर्क भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो लिहाजा मेरा बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लेक्चर के एंड में आपके साथ डिस्कस किए, ये आपने लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं, और ये अलग अलग से MCQ भी हैं और इकट्ठा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर था वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट क्लियर हो तो टॉर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आज के इस लेक्चर को बार बार देखिए, बार बार समझिए। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए आर्टिकल के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।